सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज अपने करने जा रहे हैं साना साना हाथ जोड़ी। मधु कांकरिया द्वारा लिखित यह एक यात्रा वृत्तांत है। लेखन की विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत, यानी जो यात्रा ये करके आई थी उनके बारे में इन्होंने सब कुछ लिख दिया है। तो चलें, हम भी चलते हैं मधु कांकरिया के साथ सिक्किम में। सिक्किम भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। वहाँ ये घूमने गई हुई हैं और सिक्किम के कौन से शहर में हैं? गंगटोक शहर में। कौन से शहर में? गंगटोक शहर में। चलें फिर पहले गंगटोक चलते हैं अपने। तो लेखिका कहती हैं कि गंगटोक इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि ऐसा लगता है पूरा आसमान उसके ऊपर उल्टा पड़ा है और तारे एकदम पास में टिमटिमा रहे हैं। झिलमिलाते सितारों का ये नगर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ का सब कुछ सुंदर है। यहाँ की सुबह, शाम और रात सब कुछ सुंदर है। यह मेहनत कश बादशाहों का शहर है। गंगटोक को क्या बोला है लेखिका ने? मेहनत कश बादशाहों का शहर। अब लेखिका ने ऐसा क्यों बोला? का शहर कौन सा है? गंगटोक। ऐसा लेखिका ने इसलिए कहा क्योंकि यह एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों पर जीवन यापन करना कितना मुश्किल होता है। कितनी मेहनत से ये लोग पहाड़ों पर रास्ते बनाते हैं। कठिन परिश्रम करना पड़ता है। आवागमन के उचित साधन नहीं होते हैं। दिन रात मेहनत करके भी ये लोग असुविधाओं के बीच में भी बहुत खुश रहते हैं और अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए लेखिका ने गंगटोक को क्या बोला है? मेहनत कश बादशाहों का शहर। लेखिका कहती है कि गंगटोक शहर इतना खूबसूरत है कि मुझ में सम्मोहन जगा रहा है। सम्मोहन अर्थात मुझे हिप्नोटाइज कर रहा है। हिप्नोटाइज कर देते हैं ना किसी को, और वो बस उसी के बारे में ही सोचता है। अर्थात लेखिका कहती हैं कि मैं अर्थहीन हूँ, अंदर से मैं शून्य हो चुकी। मेरा सब कुछ स्थगित है। बाहर भीतर सब कुछ शून्य दिखाई दे रहा है। केवल मुझे क्या नज़र आ रहा है? गंगटोक झिलमिलाते सितारों से चमकता हुआ गंगटोक की वो रात मुझे नज़र आ रही है। ये सब लेखिका को क्या कर रहा था? सम्मोहित कर रहा था। तो ये सब कुछ लेखिका जो है भीतर से अर्थहीन हो चुकी थी। केवल उसे गंगटोक शहर की सुंदरता के अलावा, जगमगाती रात के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वह भीतर और बाहर से शून्य हो चुकी थी, सम्मोहित हो चुकी थी। अब ये तो थी गंगटोक की रात। गंगटोक की सुबह देखें कैसी थी। जितनी सुंदर रात थी उतनी ही सुंदर गंगटोक की सुबह थी। वो सुबह इतनी खूबसूरत थी कि लेखिका ने अभी थोड़े दिन पहले ही एक नेपाली युवती से क्या सीखा था? प्रार्थना सीखी थी। नेपाली में जो बोलते हैं, कौन कौन सी प्रार्थना? यही वाली, साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना प्रार्थना हमरो जीवन तिम्रो कोसेली। अर्थात छोटे छोटे हाथों से, ये प्रार्थना उन्होंने एक नेपाली युवती से सीखी थी
क्या मतलब है इसका? साना साना हाथ जोड़ी, अर्थात छोटे छोटे हाथों से मैं ईश्वर के सामने प्रार्थना करती हूँ कि हमरो जीवन तिमरो कोसेली, मेरा जीवन जो है वो अच्छाइयों से भरा रहे। इसी पर शीर्षक क्या रख दिया लेखिका ने अपने पाठ का? साना साना हाथ जोड़ी। अब सुबह निकलना था, कहाँ के लिए? युमथांग के लिए। कहाँ के लिए निकलना था? युमथांग सिक्किम का ही एक शहर है। युमथांग देखने के लिए इन्हें निकलना था, लेकिन ये सुबह जैसे ही उठी दौड़कर बालकनी की तरफ भागी। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों ने बताया था कि अगर मौसम साफ हो तो वहाँ कंचनजंगा ज़रूर दिखाई देगी। वहाँ से कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी ये देखने को मिलेगी। लेकिन मौसम साफ था, फिर भी बादलों से ढका हुआ था। लेखिका कहती हैं कि ठाकुर जी के कपाट की तरह बादलों ने इस वर्ष भी अपने कपाट नहीं खोले थे। उन्हें कंचनजंगा नहीं दिखाई दी, ना दिखाई देनी थी और ना ही दिखाई दी। लेकिन लेखिका कहती हैं कि मैंने बालकनी से क्या देखा? रकम रकम के फूल, रकम रकम अर्थात तरह तरह के। यहाँ लेखिका ने ये शब्द प्रयोग किया है, रकम रकम अर्थात तरह तरह के रंग बिरंगे फूल देखे। ऐसा लग रहा था कि मैं फूलों के बाग में ही खड़ी हूँ। तो युमथांग इससे गंगटोक से कितनी दूरी पर था? 149 यानी कि 149 किलोमीटर ऊंचाई पर था और ऊंचाई पर इन्हें जाना था। तो अपने चलते हैं अब कहाँ? युमथांग की ओर। अब गंगटोक से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। प्रश्न आ सकता है कि मेहनतकश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है, या गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, और लेखिका को कंचनजंगा क्यों नहीं दिखाई दी। तो आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं कि मौसम साफ था लेकिन बादलों से ढका हुआ था, इसी वजह से लेखिका को कंचनजंगा नहीं दिखाई दी। अब चलेंगे अपने युमथांग की। तो युमथांग की तरफ जाने के लिए उनके साथ कौन कौन थे? देखिए, एक तो इनकी मित्र थी, सहपाठी, उनका नाम था मणि, और एक था जितेन नार्गे, जो क्या था? ड्राइवर कम गाइड, अर्थात ड्राइविंग के साथ साथ वह उन्हें गाइड भी कर रहा था, सिक्किम के बारे में सब कुछ बता भी रहा था। तो युमथांग का मतलब क्या है? घाटियाँ। युमथांग का अर्थ क्या है? घाटियाँ। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो युमथांग कितना ऊंचाई पर था? 149 किलोमीटर की ऊंचाई पर था, और वहाँ पर बड़े बड़े बस क्या थे? घाटियाँ ही घाटियाँ थी, और वो घाटियाँ लदी हुई थी पेड़ों से और फूलों से। जितेन नॉर्गे जब गाड़ी चला रहा था तो इन्होंने पूछा, मधु ने, कि बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह पूछा कि क्या मुझे युमथांग में बर्फ देखने को मिलेगी? तो जितेन ने कहा कि चलिए, तो वहाँ तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिलने वाले हैं। तो वहाँ पर रास्ते में क्या थे? एक तो धूपी और पाइन के पेड़। इन सब का जायजा लेते हुए वह रास्तों को देखती हुई जा रही थी। लेकिन रास्ते में अचानक उन्हें क्या दिखाई दिया? बौद्ध पताकाएं, बहुत सारी बौद्ध पताकाएं दिखाई दी। पताकाएं क्या होती हैं? ध्वज होते हैं, अर्थात झंडे, छोटे छोटे झंडे, छोटी छोटी ध्वजाएं, बौद्ध ध्वजाएं दिखाई दी। शांति और अहिंसा की प्रतीक बौद्ध ध्वजाएं। तो जितेन नार्गे ने इनके लिए क्या बताया?
कि जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तब दूर किसी स्थान पर 108 बुद्ध पताकाएं फहराई जाती हैं। कौन से रंग की? श्वेत बौद्ध पताकाएं। कि कौन सी? श्वेत, सफेद रंग की बौद्ध पताकाएं फहरा दी जाती हैं और उन्हें कोई भी नष्ट नहीं करता, वे धीरे धीरे समय के साथ अपने आप नष्ट हो जाती है। और तो और क्या बताया कि रंगीन पताकाएं भी फहराई जाती हैं। कब फहराई जाती हैं रंगीन पताकाएं? जब कोई नया काम शुरू करना होता था। कब? जब किसी नए काम की शुरुआत करते थे लोग वहाँ पर, तो रंगीन पताकाएं फहरा देते थे। जितेन ये सब कुछ बता रहा था और लेखिका मधु कहाँ खोई हुई थी? दलाई लामा की तस्वीर को देख रही थी। वहाँ पर दलाई लामा की जीप में जो मूर्ति छोटी सी लगी हुई थी, दलाई लामा की मूर्ति थी। दलाई लामा कौन थे? तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, अब ये लोग कहाँ गए? जैसे ही जीप आगे बढ़ रही थी, रास्ते में एक जगह आई, उसका नाम था, कहाँ लिख, एक मिनट, उसका नाम क्या था? कवि लॉन्ग स्टॉक। जितेन ने बताया कि गाइड फिल्म की शूटिंग जो है वो यही हुई थी। गाइड फिल्म देखना ज़रूर, देवानंद की है फिल्म ये, और इसकी शूटिंग जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? यहीं पर, इसी जगह पर हुई थी। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अब यहाँ पर एक स्मारक भी बना हुआ था। वो स्मारक किसका था? दो जातियाँ थी, लेपचा और भूटिया। दो जातियाँ कौन सी थी? लेपचा और भूटिया दो जातियाँ थी, स्थानीय जातियाँ सिक्किम की। इन दोनों जातियों में लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। तो वो स्मारक जो था वो किसका प्रतीक था? शांति वार्ता का प्रतीक था। शांति वार्ता का प्रतीक था यह। यहाँ पर इन दोनों जातियों के बीच में शुरुआती संधि हुई थी कि अब किसी तरह की कोई झगड़ा नहीं होगा और शांति स्थापित की जाएगी। इन दोनों के बीच में ये जो स्मारक था ये शांति का प्रतीक था। यहाँ पर इन दोनों के बीच में संधि हुई थी। तो ये तो अभी अपने रास्ते में ही चल रहे हैं। युमथांग के रास्ते में क्या कुछ देखा? देखो, एक तो बौद्ध पताकाएं देखी थी। आप बता सकते हैं कि 108 श्वेत बौद्ध पताकाएं जो शांति और अहिंसा की प्रतीक थी, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती थी तब ये फहराई जाती थी। और रंगीन पताकाएं कब फहराई जाती थी? जब किसी नए काम की शुरुआत की जाती थी तब फहराई जाती थी। और प्रश्न आ सकता है युमथांग का अर्थ क्या है? युमथांग का अर्थ है घाटियाँ। और कवि लॉन्ग स्टॉक, कहाँ पर गाइड फिल्म की शुरुआत हुई थी? कवि लॉन्ग स्टॉक पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। और देखें, शांति वार्ता का स्मारक जो था वो किस किस दो जातियों के बीच में शांति वार्ता स्थापित करने का संधि हुई थी? तो आप ये बता सकते हैं लेपचा और भूटिया दो जातियाँ थी। अब चलेंगे, उनकी गाड़ी ऊंची ऊंचे पर्वतों से, घाटियों से निकल कर जा रही थी और अंदर जो जीप में सैलानी थे वे कौन सा गाना गा रहे थे? सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। लेकिन लेखिका तो कहीं खोई हुई थी। वो अपने भीतर इन दृश्यों को भर लेना चाहती थी। वो मौन थी, बिल्कुल एक ऋषि, जैसे कोई ऋषि बिल्कुल मौन होता है उसी तरह से वह भी मौन थी। और अपनी मुंडकी निकाल कर, मुंडकी मतलब अपना मुंह निकाल कर जीप से बार बार पर्वतों को देख रही थी, घाटियों को देख रही थी, फूलों के नज़ारे ले रही थी और झरनों को देख रही थी, जलप्रपातों को देख रही थी। प्रपात अर्थात झरने,
जलप्रपातों को देख रही थी और चांदी की तरह बहती हुई तीस्ता नदी को देख रही थी। किसे देख रही थी? चांदी के समान बहती हुई तीस्ता नदी को देख रही थी। वो इन दृश्यों को अपने भीतर भर लेना चाहती थी। उसके अंदर ऐसा लग रहा था कि बूंद बूंद कुछ पिघल रहा है। वो सभी दृश्यों को अपने भीतर समा लेना चाहती थी। और सिलीगुड़ी से ही यह इस तीस्ता नदी के किनारे किनारे चल रहे थे। यहाँ पर नदी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेखिका को लग रहा था कि मैं चिड़िया के पंखों की भांति बिल्कुल हल्की हो गई हूँ। लेखिका को अपना भार महसूस ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि मैं जैसे इस सब नज़ारों के बीच में कहीं खो गई हूँ। और बहते हुए जब झरनों को देखा, जलप्रपातों को देखा, और वहीं उसने गाड़ी रुकवा दी और रुकवा कर वह झरने के पास जाकर बैठ गई। और ये झरना कौन सा था? ये झरना था सेवन सिस्टर वाटरफॉल। क्या था सेवन सिस्टर्स? किसे बोला जाता है? पूर्वोत्तर जो 7 राज्य हैं उनको बोला जाता है सेवन सिस्टर्स, 7 बहनें। वो वाटरफॉल वहाँ पे था और सब लोग वहाँ उस वाटरफॉल की तस्वीरें कैद करने में व्यस्त थे। लेकिन लेखिका जो थी वो किसी अभिशप्त राजकुमारी की, आदिम युग की कोई अभिशप्त राजकुमारी जिसे शाप दे दिया गया था, उसी की भांति बस वो एक पत्थर की तरह बैठी थी। बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी, केवल और केवल उस झरने को देख रही थी। उसके भीतर समा जाना चाहती थी। वो एक बड़े से पत्थर पर बैठ गई। जैसे ही उसने उस झरने के ठंडे पानी में अपने पांव को डुबोया, मन उसका काव्यमय हो उठा। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी इस निर्मल धारा के साथ बहती चली जा रही है। सत्य और सौंदर्य अंदर से प्रकट होने लगा। उसे लगा जैसी सारी तामसिकताएं, अंदर के सारे पाप, सारे विकार, सारे मनोविकार जो हैं वो इस निर्मल धारा के साथ बह गए हैं और मन में केवल सत्य ही स्थापित हो गया है। उसका मन कर रहा था कि इस बहती धारा के साथ बहती चली जाऊं। मन उस झरने के संगीत को सुन रहा था। केवल झरने का संगीत उसके कानों को गुंजा रहा था। इतने में ही जितेन ने आकर उसको ठेल दिया और कहा कि चलें, अभी तो बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे आगे देखने के लिए बाकी हैं। हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती थी और उनकी जीप जो है वो चलती जा रही थी और जगह जगह लिखा हुआ था थिंक ग्रीन मतलब हरा ही हरा सोचो, अर्थात अच्छा ही अच्छा सोचो। इस तरह से उनकी जीप जो है वो ऊंचाइयों और ऊंचाइयों पर चलती जा रही थी। वहाँ पर तरह तरह के फूल बिखरे पड़े थे। खास करके कौन से फूल थे? प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल जो हैं वहाँ अपनी सुंदरता को बिखेर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ चलायमान है। चरे वेती का एहसास हो रहा था। अर्थात जीवन का नाम ही क्या है? चलते रहो। यही एक आनंद है कि इस जीवन के साथ हर एक चीज़ का हमें आनंद लेना ही चाहिए। एक चलायमान सौंदर्य ही है जो हमें हमारे जीवन के खूबसूरत एहसासों का अनुभव करवाता है। सब तरफ सौंदर्य था, परंतु अचानक लेखिका ने क्या देखा? इस अद्वितीय सौंदर्य से अलग कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी हुई कुदाल और हथौड़े से पत्थर तोड़ रही थी। कुछ की पीठ पर तो डोको बंधा हुआ था। डोको अर्थात बड़ी टोकरी।
जिसके अंदर इनके छोटे छोटे बच्चे थे और वह बच्चे उस बड़ी टोकरी के अंदर थे और वो उनके साथ में ही पत्थर तोड़ रही थी। तो देखें, इतनी सुंदर फूलों, वादियों, घाटियों, झरनों, नदियों की सुंदरता के बीच में भूख, दैन्य, मौत और जिंदा रहने की जंग, जिंदा रहने की जंग, यहीं से ही पता चलता था कि किस तरह से पहाड़ी लोगों का जीवन होता है। आम जो साधारण जनता है उनका जीवन तो बिल्कुल ही साधारण जैसे कहीं भी होता है, यह चीज़ें वहाँ भी देखने को मिल जाएंगी। ऐसा लेखिका ने कभी भी नहीं सोचा था कि इतनी सुंदरता के बीच भूख और दैन्य से संघर्ष करते हुए लोग भी उसे दिखाई देंगे। श्रम साधना और ममत्व, श्रम साधना और मातृत्व भी दोनों साथ साथ देखने को मिलेगा। अर्थात अपने बच्चों के साथ जो मेहनत कर रही थी वो मातृत्व, और उसके साथ जो श्रम मेहनत कर रही थी वह श्रम साधना उसे एक साथ देखने को मिलेगी। वहीं एक बोर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एक अधिकारी खड़े थे। उनसे लेखिका ने क्या पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने उसे बताया कि ये सब पत्थर तोड़ रही हैं और ये काम बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहले डायनामाइट से पहाड़ों को उड़ाया जाता है और उसके बाद वो उससे जो पत्थर टूटते हैं जो पत्थर अपने आप डायनामाइट से जो पहाड़ टूटते हैं वो बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे एक समान पत्थरों में किया जाता है। उन्हीं पत्थरों को ये औरतें तोड़ती हैं और उसके बाद एक बड़ा सा बाड़ा बनाकर उन पत्थरों को सजाया जाता है ताकि ये पहाड़ी रास्तों को चौड़ा कर सकें और आप लोग इन पर जाकर खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकें। बहुत ही खतरनाक काम होता है ये। उन्होंने बताया कि जरा सी चूक हुई नहीं कि सीधा गहरी खाई में और मौत। उन्होंने बताया कि 1 महीना पहले ही एक व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है और बहुत ही डर और भय के साथ में ये अपना जीवन यापन कर। तभी लेखिका को ध्यान आया कि रास्ते में एक बोर्ड पर लिखा भी हुआ था। क्या लिखा हुआ था? एवर वंडर्ड हु डिफाइड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। अर्थात आप ताज्जुब करेंगे कि इन सड़कों को बनाने में कितने ही लोगों ने मौत को झुटलाया है। तभी उसे ध्यान आया पलामू और कौन से जंगलों का ध्यान आया? पलामू और गुमला के जंगल। पलामू और गुमला के जंगलों के बारे में उसे याद आ गया कि वहाँ भी उसने यही देखा था कि औरतें अपने बच्चों को पीठ पर लादे हुए वन वन पत्तों की तलाश में, जो आदिवासी औरतें थी वन वन भटक रही थी। किसकी तलाश में? पत्तों की तलाश में। उसे अचानक से महसूस हुआ कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। तो लेखिका क्या कहती हैं? उनके माइंड में, उनके दिमाग में एक बात आती है। वो क्या थी? उन्होंने सोचा कि सारी मलाई एक तरफ, सारी मलाई एक तरफ, सारे अभाव, अभाव है ये, सारे अभाव, आंसू, यातना और वंचना एक तरफ, वंचना एक तरफ। सारी मलाई लेखिका ने किसे बोला है? ध्यान रखना, यह प्रश्न भी बन सकता है। सारी मलाई लेखिका ने जो धन से संपन्न लोग हैं, आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग हैं, उन्हें बोला है सारी मलाई। अर्थात उन्होंने सारी आर्थिक संपन्नताओं पर क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है।
ऐसा समाज का ऐसा वर्ग जो संपन्न है, वो समर्थ है, उन्होंने सारी आर्थिक संपदाओं पर क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। और एक तरफ वह भारत की आम जनता है जो अभावों, आंसुओं, यातनाएं और वंचनाएं ही इनके हिस्से आई हैं। वंचना भी क्या होता है, अभाव ही होते हैं। कि आम जनता की कहानी पूरे भारत में एक जैसी है। इनके भाग्य में क्या आया है, जो भारत की आम जनता है, इनके भाग्य में केवल अभाव, आंसू, यातना और वंचनाएं ही आई है। इतने में ही मणि और जितेन आ जाते हैं और उसे कहते हैं, जितेन कहता है कि ये जो भारत की आम जनता है, इसे तो तुम कहीं भी देख लोगी। उन नज़ारों, उस सुंदरता को देखो जिन्हें तुम यहाँ देखने के लिए पैसे खर्च करके आई हो। तब लेखिका चल रही थी उनके साथ साथ में, लेकिन उसके दिमाग से वो बातें हरगिज़ नहीं निकल रही थी। वो सोच रही थी कि ये आम जनता, ये जीवन के प्रति संतुलन भी हैं। यही लोग जीवन का संतुलन बना कर रखते हैं। अगर ये पहाड़ों से रास्ते नहीं बनाए तो हम जैसी जनता है वो इन खूबसूरत नज़ारों को कभी भी नहीं देख सके। यह जीवन के प्रति एक संतुलन भी है। और कितना कम लेकर यह समाज को कितना अधिक देती हैं। देखें, कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं। अर्थात इनको कितना मेहनताना मिलता होगा, बहुत कम मेहनताना इन्हें मिलता है। पत्थर तोड़ने का, सड़कें बनाने का, पहाड़ों के रास्ते चौड़े करने का, अपनी जान को खतरे में डालकर ये लोग, औरतें क्या करती हैं, दिन रात पत्थर तोड़ती हैं। और इन्हें बहुत कम मेहनताना तो बहुत ही नाम मात्र का मिलता होगा, जिनसे यह केवल अपना जीवन यापन कर सकती होंगी। लेकिन ये बदले में समाज को कितना ज़्यादा दे देती हैं। अर्थात ये जब सड़कें चौड़ी करती हैं तो वह सड़क हमेशा हमेशा के लिए बन जाती है, आने जाने वालों के लिए, इन खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए। अर्थात ये कितना कम लेती हैं समाज से और समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं। जैसे ही ये जीप पर चढ़ने लगी, इसने पीछे मुड़कर क्या देखती है कि अचानक से वो श्रम सुंदरियां किसी बात पर हंसी और सभी की सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे खंडहर जो है वो ताजमहल में तब्दील हो गया है। अर्थात कैसा उनका जीवन यापन था, इतने कठोर जीवन में भी वो खिलखिलाकर हंस रही थी। अर्थात खंडहर भी क्या बन चुका था, ताजमहल। उनके लिए यह जगह जो है वो स्वर्ग के समान सुंदर हो गई थी। अब लेखिका और लगातार ऊंचाई की तरफ चढ़ रहे थे, तभी उन्होंने क्या देखा कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल से लौटकर घरों की ओर आ रहे हैं। और लेखिका ने पूछा कि क्या इतनी नीचे तक बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए? तब जितेन ने बताया कि ऊपर कोई भी स्कूल नहीं है, 3-3.5 किलोमीटर उतरकर स्कूल की तरफ जाना पड़ता है। और ये बच्चे रोज़ इतनी उतराई उतरते हैं और इतनी चढ़ाई चढ़ते हैं। वे बच्चे इनसे लिफ्ट मांग रहे थे। तभी लेखिका का ध्यान एकदम आकृष्ट हुआ। जितेन ने बताया कि इतना उतरने और चढ़ने के बाद घर जाकर अपनी माँ को काम भी करवाते हैं, पशुओं को चराना और काट के लकड़ियाँ वगैरह काट के लाना। जितेन कहते कि मैं खुद भी जब छोटा था ये सभी काम अपनी माँ को करवाया करता था। अब रास्ते और भी संकरे होते जा रहे थे। इंच भर भी इतना खतरा था कि इंच भर भी अगर जीप खिसकी तो सीधा खाई में। केवल सांसों की आवाज़ आ रही थी। जैसे ही जीप घाटियों से होकर गुजरती एकदम सन्नाटा था, केवल हमें अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेखिका ने जगह जगह चेतावनियाँ
पढ़ी, क्या लिखा हुआ था कि धीरे चलाएं, घर पे बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और एक जगह पर लिखा था कि बी केयर मैन ईटर अराउंड, अर्थात मैन ईटर अर्थात नरभक्षी जानवर आसपास ही घूमते हैं, सावधान रहिए। लेकिन लेखिका कहती हैं कि हमें मैन ईटर तो दिखाई दिए नहीं, हमें तो बड़े बड़े घने घने बालों वाले याक दिखाई दिए जो उनकी रक्षा करने वाले थे। युमथांग पहुंचने के लिए इन्हें रात भर कहाँ रुकना था? लायुंग में रुकना था। कहाँ रुकना था? लायुंग में रुकना था। यहाँ इनको रात बितानी थी। और लेखिका जब अपनी गाड़ी से उतरी और वो जाकर बड़े बड़े पत्थरों पर बैठ गई। रात इतनी खूबसूरत थी, पंछी जो है वो अपने घरों को लौट रहे थे। बादल, पूरा आसमान जो था वो बादलों से ढका हुआ था। वातावरण इतना खूबसूरत था कि उसे लग रहा था हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। वो 7 सिस्टर वाटरफॉल के पास बैठी पत्थरों पर बैठ गई थी और आनंद ले रही थी, परम तत्व से एकाकार कर रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे मुझे ईश्वर की प्राप्ति ही हो रही है। इतनी खूबसूरत रात थी कि लेखिका परम तत्व से एकाकार करने का अनुभव ले रही थी। वे सब लोग लायुंग में एक लकड़ी के बने हुए घर में ठहरे थे और वहाँ पे रात को जो सैलानी थे वे झूम झूम कर नाच रहे थे। मणि ने भी इतना 55 साल की मणि ने इतना खूबसूरत नृत्य किया कि सब लोग हैरान हो रहे थे। सब अपनी धुन में, अपनी मस्ती में नाच रहे थे। अब सुबह कहाँ के लिए निकलना था? युमथांग के लिए निकलना था, लेकिन लायुंग में भी वह बर्फ़ देखना चाहती थी। देखो, मैदान के जो लोग होते हैं ना, अपने जैसे, अपन को यूँ लगता है कि हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे, कितना खूबसूरत नज़ारा होता है यह। इसलिए वह बेचैन थी बर्फ़ देखने के लिए, लेकिन लायुंग में भी उसे बर्फ़ का एक कतरा भी दिखाई नहीं दिया। लायुंग जो था वो सी लेवल से, किससे? ये जो था ये सी लेवल से कितना फीट ऊंचा था? 14,000 फीट ऊंचा था। लेखिका ने बताया कि हम इतनी ऊंचाई पर थे फिर भी बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। तभी वहाँ के लोगों ने बताया कि स्नोफॉल होनी बंद हो गई है। किस लिए? क्योंकि वातावरण जो है, पर्यावरण जो है वो प्रदूषित होने लगा है। लोग दिनों दिन पर्यावरण का क्या कर रहे हैं? विघटन कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं। इसी वजह से यहाँ स्नोफॉल नहीं हो रही है। हाँ, यदि वह कटाव चली जाए, कहाँ चली जाए? कटाव क्या था? लायुंग से 500 फीट ऊंचा था। कहाँ से? लायुंग से 500 फीट ऊंचा था। अगर वह कटाव चली जाए तो उसे शर्तिया बर्फ देखने को मिलेगी। कटाव यानी कि भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड। तो चलें अपने कटाव की। तो भाई, कटाव में अगर बर्फ देखनी है तो आ जाओ फटाफट, साथ में कटाव चलते हैं। और सर्दी के थोड़े कपड़े भी ले लेना, वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होगी। चलें भाई, कटाव क्या है? भारत का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। अब ये लोग कटाव से के लिए खतरनाक, युमथांग, अभी युमथांग से लायुंग के रास्ते पे अपन को कहाँ जाना था? युमथांग जाना था, ठीक। लेकिन युमथांग जाने के लिए हम रास्ते में कहाँ रुके? लायुंग में रुके। वहाँ एक रात रुकने के बाद सुबह क्या देखने के लिए जा रहे हैं? अब बर्फ देखने के लिए जा रहे हैं। कहाँ? कटाव। सोचो, 500 फीट ऊपर था और रास्ते कितने ज़्यादा और ज़्यादा खतरनाक होंगे। ज़रा सी चूक होते ही सीधा खाई में गिरने के चांसेस थे। अब जगह जगह पर क्या लिखा हुआ था? इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। क्या लिखा हुआ था? इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड।
अर्थात यदि आप शादीशुदा हैं तो फिर गति को तलाक दे दीजिए। कितना अच्छा लिखा हुआ था, स्पीड को तलाक दे दो अगर आप शादीशुदा हैं। दूसरी जगह पर लिखा था कि दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। अब हम लोग कहाँ थे भाई? कटाव के नज़दीक पहुँचने वाले हैं। अब दूर से ही बिल्कुल सफ़ेद बर्फ से ढके हुए चांदी के समान पहाड़ दिखाई देने लगे थे। सभी लोग जीप से उतरकर और उस नरम बर्फ पर कूदने लगे। ऐसा मन कर रहा था कि बस वहाँ लेट जाएं, उस बर्फ के भीतर उसे अपने अंदर समा लें। लेखिका पूरी बर्फ पर खेलना कूदना चाहती थी, लेटना चाहती थी, लेकिन उसे वहाँ पर बड़े बड़े जूते नहीं मिले। बर्फीले जो जूते बर्फीले स्थानों पर पहनने के लिए मिलते हैं वो नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि यहाँ पर यह अभी टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था। इसी वजह से देखो, लायुंग में बर्फ नहीं थी। क्या कहा था कि पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण वह एक टूरिस्ट स्पॉट था और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। वहाँ पर पेड़ों और पौधों को काटा जा रहा था, इसी वजह से वहाँ स्नोफॉल नहीं हो रही थी। और कटाव अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था। वहाँ पर कोई दुकान नहीं थी जहाँ पर किराए के जूते मिल सके। इसीलिए वहाँ का वातावरण भी, चूँकि वह एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बना था, इसी वजह से वहाँ का वातावरण भी बिल्कुल शुद्ध था। एकदम इतना शुद्ध था, इतना खूबसूरत, इतना सौंदर्य भरा हुआ था उस वातावरण में। लेखिका ने कहा कि यदि बड़े से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो एक क्षण के लिए वह करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। अर्थात एक क्षण के लिए वह अपराध करना छोड़ देगा, उसके मन में करुणा जाग जाएगी, करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। तभी मणि कहने लगी कि ये हिम शिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया के। अर्थात कितना नायाब तरीका है जल को संग्रह करने का कि सर्दियां आती हैं तो ये पहाड़ जो हैं वो बर्फ़ से ढक जाते हैं, और जैसे ही गर्मियां आती हैं, लोग जब प्यास बुझाने के लिए आतुर रहते हैं तो यही बर्फ़ पिघल कर क्या बन जाती है? जल बन जाती है और लोगों की प्यास को बुझाती है। मणि ने कहा कि ईश्वर ने कितनी सुंदर प्रकृति की रचना की है जो जीवन के संतुलन को भी बनाए रखती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। यह प्रश्न भी पेपर में बन सकता है, अच्छी तरह से याद कर लेना। अब वहाँ पर एक जगह फौजी छावनी थी और लेखिका उस फौजी के पास गई। उसने एक फौजी से पूछा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था उस वक्त, इतनी कड़कड़ाती ठंड में आपको तकलीफ तो होती होगी। तब उस फौजी ने क्या कहा कि आप रात भर चैन से सो सके, इसीलिए हम यहाँ पर इतनी कड़कड़ाती ठंड में जागते हैं। एक जगह पर लिखा भी था वी गिव आवर टुडे। क्या लिखा हुआ था? वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। अर्थात हम अपना आज देते हैं किसके लिए? आप लोगों के कल के लिए। आपका कल अच्छे से हो सके, अच्छे से बीत सके, इसीलिए हम अपना आज आप लोगों को दे देते हैं। मन उदास हो गया था। कैसे मन उदास हो गया था कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में, जबकि -15 डिग्री टेम्परेचर हो और हमें 5 मिनट भी अगर वहाँ रुकना पड़े तो जम जाएं, इतनी ठंड में ये लोग रात भर पहरा देते हैं। और वो माएँ जो अथक परिश्रम करती हैं अपने बच्चों को पीछे बांधकर उन घुमावदार रास्तों में, जहाँ पर हमारे प्राण सूख रहे थे, उन घुमावदार रास्तों में भी वो औरतें पत्थर तोड़ती हैं। और उन रास्तों को बनाने में कितने ही जीवन समय से पहले ही खत्म हो गए थे।
अब लेखिकाओं को कहाँ जाना था? युमथांग जाना था। युमथांग में ये लोग पहुँचे, लेकिन युमथांग में इन्हें बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं मिली। यदि ये कटाव नहीं जाते तो शायद इन्हें कभी भी बर्फ़ देखने को नहीं मिलती। युमथांग में बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं थी, लेकिन वहाँ पर भी एक खूबसूरत एहसास हुआ। क्या एहसास हुआ? कि उन्हें एक सिक्किमी युवती मिली। तो उसने उस सिक्किमी युवती से पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। मन बहुत खुश हो गया था कि सिक्किम के लोग भारत में मिलकर कितने खुश हैं। जब सिक्किम एक स्वतंत्र रजवाड़ा था, उस वक्त पर्यटन उद्योग इतना फला फूला नहीं था, लेकिन जैसे ही यह भारत में मिला और उसे पर्यटन उद्योग का दर्जा मिला, और आज देखिए वहाँ पर यह उद्योग कितना फल फूल रहा है। लेखिका को खुशी हुई कि भारत के अंदर मिलकर लगता ही नहीं कि ये कुछ अब ये लोग युमथांग से लौट रहे थे। लौटते हुए जितेन उन्हें रकम रकम की जानकारियां दे रहा था। एक जगह पर उसने बताया कि यह जो पत्थर है, इस पर गुरु नानक जी के फुटप्रिंट हैं। इस पर क्या है? गुरु नानक जी के फुटप्रिंट हैं। यहाँ पर गुरु नानक जी ने चावल छिटके थे, और जहाँ पर चावल छिटके थे वहाँ पर चावलों की खेती होती है। अब करीब 3-4 किलोमीटर जीप आगे बढ़ी। वहाँ पर जितेन ने क्या बताया कि मैडम, यह खेदुम है। क्या है? यह खेदुम है, और यहाँ पर देवी देवताओं का निवास है। देवी देवताओं का निवास है, और जो यहाँ गंदगी फैलाएगा वहाँ उसे क्या लगेगा? पाप लगेगा। तो लेखिका ने कहा कि क्या आप लोग यहाँ गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा, नहीं नहीं, झरने, पहाड़, नदियाँ, फूल, बाग, ये इन सब की हम पूजा करते हैं, हम गंदगी नहीं फैला सकते बिल्कुल भी। लेखिका ने कहा, तभी तो गंगटोक इतना सुंदर है। जितेन ने कहा, गंगटोक नहीं, गंतोक कहिए। इसका नाम गंतोक है, और गंतोक का मतलब क्या होता है? पहाड़। बहुत ही सुंदर है गंतोक। यहाँ पर जीप आगे बढ़ जाती है। अब एक चीज़ मैं आपको इस पार्ट में बताना भूल गई। मैं वापस चलती हूँ युमथांग के रास्ते पर, जहाँ पर मैंने आपको बौद्ध पताकाओं की जानकारी दी थी। उसी के थोड़ी देर बाद ही जितेन ने बताया कि यह धर्म चक्र है। यह धर्म चक्र है, जिसे प्रेयर व्हील कहते हैं। यह रह गया था, मेरे दिमाग से छूट गया। इसे प्रेयर व्हील कहते हैं। इसे घुमाने पर सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। तब लेखिका सोचने लगी कि चाहे मैदान हो या पहाड़, इतनी वैज्ञानिक प्रगति के बाद भी पूरे भारत की आत्मा एक जैसी है। पाप, पुण्य, अंधविश्वास, आस्था, विश्वास, ये सब तरह की अवधारणाएं एक जैसी हैं। अर्थात हमारे पूरे भारत में पाप पुण्य को, अंधविश्वास को, चाहे कहीं भी हो, मैदान हो या पहाड़ हो, इन्हें माना जाता है। एक ईश्वर का भय भारतीयों के बीच बना रहता है, ताकि हम किसी तरह के भी बुरे काम करने से बचे रहें। तो यह था साना साना हाथ जोड़ी। कैसी लगी आपको सिक्किम की यात्रा? मुझे लगता है कि पक्का ही आप सिक्किम तक घूम आए होंगे। ऐसा लगता है कि मन हमारा कहाँ पहुँच गया है, सिक्किम ही पहुँच गया है। हम भी लेखिका के साथ कहाँ चले गए थे? सिक्किम की यात्रा पर गंगटोक देखा, युमथांग देखा, लायुंग देखा और कटाव देखा। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह का कोई प्रश्न अगर आ जाएगा तो वह आपसे छूट पाएगा। प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं। जैसे जैसे मैंने करवाया है उसी को आप प्रश्न बनाकर उसका उत्तर लिख सकते हैं। इसी तरह से ही मैंने समझाने की कोशिश की है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ।
नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।